आज चुनाव समिति की बैठक। भाई कमलनाथ ने तो कह दिया कि 30 दिन बाद हमारी फिर से सरकार बनेगी। उन्होंने अपने पोस्टर बैनर भी जारी कर दिए। दोबारा कांग्रेस सरकार बनेगी 30 दिन बाद। देखिए क्या है कि इस उम्र में नींद नहीं आती, तो आदमी सपने देखता है तो अच्छा है, देखना चाहिए भाई। आज चुनाव समिति की बैठक। भाई कमलनाथ ने तो कह दिया कि 30 दिन बाद हमारी फिर से सरकार बनेगी। उन्होंने अपने पोस्टर बैनर भी जारी कर दिए। दोबारा कांग्रेस सरकार बनेगी 30 दिन बाद। देखिए क्या है कि इस उम्र में नींद नहीं आती, तो आदमी सपने देखता है तो अच्छा है, देखना चाहिए भाई। सपने देखने में कोई बुराई नहीं। कौन सा कॉन्फिडेंस है उन्हें इस पर? मैंने बोला से आपको कि इस उम्र में नींद नहीं आती, नींद कम हो जाती, रात में सपने देखते हैं। कांग्रेस सरकार बनेगी 30 दिन बाद। देखिए क्या है कि इस उम्र में नींद नहीं आती, तो आदमी सपने देखता है तो अच्छा है, देखना चाहिए भाई। सपने देखने में कोई बुराई नहीं। कौन सा कॉन्फिडेंस है उन्हें इस पर? मैंने बोला से आपको कि इस उम्र में नींद नहीं आती, नींद कम हो जाती, रात में सपने देखते हैं। राहुल गांधी एक ट्रैक्टर रैली निकाल रहा है बड़ी किसी का। रहा वो खुलेआम चैनल पे भी दिखा है, स्क्रीन पर भी दिखा है। आईपीएस स्टेशन ने आरोप लगाया है कि सिर्फ पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई, डीएम पे कार्रवाई की गई, जबकि वहाँ पर खुलेआम है कि डीएम ने कहा हमें रात में वहाँ शव जलाने का, एसपी और डीएम ने। तो एसपी पे कार्रवाई की, डीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं, प्रशासनिक अधिकारी पे कार्रवाई क्यों? देखिए अब इस पे अपन बहुत ज़्यादा बहस यहाँ पर करें, क्योंकि इस पे सीबीआई जांच के आदेश हो गए और सीबीआई इस पे दूध का दूध पानी का पानी निकाल देगी। सुशांत सिंह का खूब चला, आपके मीडिया वाले भी लगातार 3 महीने से दिखा रहे हैं। आजकल तो मैंने पिछले 4 दिन से इतना पक गया देख देख के मैंने टीवी देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि खुलते ही बिल्कुल वही दिखता है, बॉम्बे और बॉलीवुड। और तो पर अब उसमें आ गया कि भाई आत्महत्या हुई। सीबीआई ने, मेरा ऐसा मानना है कि कृषि बिल को लोग पढ़ें, समझें, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मैंने उसको तीनों बिलों को बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। और मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ, बहुत जवाबदारी से कह सकता हूँ कि जो इस बिल का विरोध कर रहा है वो किसानों का हितैषी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि यह किसानों की आमदनी को दोगुना करने का एक बहुत बड़ा साधन है, पहली बात। दूसरी बात, कृषि के अंदर बाहर का इन्वेस्टमेंट आए, आधुनिक खेती हो, इसका एक बहुत बड़ा इस बिल के अंदर प्रावधान है। तीसरी बात, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम बने उसमें पूरा लाभ किसान को मिले। चौथी बात, कांग्रेस जिस प्रकार दिग्भ्रमित कर रही कि किसानों की जमीन चले जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये प्रावधान है। जमीन के ऊपर होने वाली फसल का ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो जमीन कैसे जाएगी? तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जो इस प्रकार गलतफहमी फैला रहे हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई अगर बिल बन जाता है, उसके बाद उसको दुष्प्रचार करना, ये एक आपराधिक श्रेणी वाला कार्य है। चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे वो राहुल गांधी करे, चाहे वो ममता जी करे, कोई भी करे, ये एक आपराधिक श्रेणी का काम है कि आप किसी बिल को जनता के बीच में गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जनता इनको माफ़ करेगी। कमलनाथ खुद मंच से बिल को लेकर विरोध करने लगे, कई जगहों की भाषणों में देखा गया। हालांकि पंजाब के अलावा पूरे देश में कहीं भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं देखा जा रहा है। पंजाब में भी इसलिए हो रहा है कि पंजाब में कुल किसानों पर अपनी उपज को बेचने के बाद जो टैक्स लगता है वो 8% लगता है, और वो मंडी के एरेना में लगता है, और वहीं से राजनीति प्रारंभ होती है। तो वहाँ राजनीतिज्ञों का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा कि उनका 8%, क्योंकि वो बाहर भी बेच सकेगा, वो मंडी पाएगा ही। किसानों को मंडी से मुक्ति दिलाई, किसान अपना माल कहीं पर भी बेच सकता है, मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा। यदि उसकी प्राथमिकता है कि एमएसपी में मुझे मंडी में बेचना, तो बेच सकता है। पर यदि उसको उज्जैन का कोई किसान है और नीरज बाबू ने बुला लिया कि भाई मैं तुम्हारे पूरा सामान खरीदूंगा, एमएसपी 3000 की, मैं आपको 3200 दूंगा, तो नीरज जी के आके बेच देगा, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक नया पैसा टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स के एरीने से किसानों को बाहर निकाला है, किसानों को चारों तरफ उसमें लाभ ही लाभ है, कहीं पर भी हानि नहीं। और इसलिए जो लोग भी
इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो किसान हितैषी नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो देश के हित में नहीं सोच रहे। मेरा सीधा आरोप। आएंगे जाएंगे, दोनों जगह की जिम्मेदारी है। दूसरा ये था कि जो संभावित उम्मीदवार है उन्हीं को टिकट मिले या कुछ फेरबदल हो सकता है? अभी तो शाम को आज चुनाव समिति की बैठक पता लग जाएगा। क्या कोई असंतोष है जो कांग्रेस से भाजपा में ज्वाइन किए हैं? अभी 22 लोग के साथ में कुछ और नहीं हो रहा है, उसमें भाजपा के अंदर कोई असंतोष ऐसी खबरें आ रही है? पहले था, अब समाप्त हो गया। क्योंकि ये बात सही है कि लंबे समय तक जिस व्यक्ति के खिलाफ आप संघर्ष कर रहे हो वो आपके दल में आ जाए और आने के बाद उसके लिए आप काम करो, तो इसके लिए एक माइंडसेट तैयार करना पड़ता है। पर हमें समय बहुत मिला, कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष था, असंतोष समाप्त हो गया, सब कार्यकर्ता लग गए। लेकिन दीपक जोशी जैसे नेता अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, गाड़ियों के साथ में भोपाल तक पहुंचते हैं, तो इससे क्या माना है? बोला गया था उनको कैसा करो, पार्टी हित में। ठीक है, थैंक यू। स्वाभाविक पार्टनर रहा है भाजपा का विचारधारा के स्तर पे और ऐतिहासिक स्तर पे, वैसे दल एनडीए से टूट रहे हैं, दूसरे पे कैसा देख रहे हैं? मुझे लगता है कि वे ठीक तरीके से किसानों को समझा नहीं पाए और उनके प्रदेश के किसानों के दबाव में आ गए। यदि उस बिल को खुद अच्छी तरीके से समझते और डंके की चोट पे किसानों को समझाते तो पंजाब के अंदर आंदोलन नहीं होता। नेतृत्व कभी कभी जो नेता होता है वो कभी कभी फॉलोअर्स के दबाव में आ जाता है और इसीलिए नेतृत्व को कई बार कड़वे घुट पीकर स्टैंड लेना चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर स्टैंड लिया। मुझे याद है 84 में जब दंगे हुए थे, जब सारा देश सिख समाज के विरोध में था, भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया था कि नहीं, सिख समाज हमारे देश, हमारे समाज का एक अंग है। किसी एक व्यक्ति ने किया तो आप समाज के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसकी राजनीतिक क्षति हुई, हमारे सिर्फ 2 सांसद थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर देश हित में, समाज हित में स्टैंड लिया है, भले ही राजनीति का नुकसान हुआ। हमने कभी चिंता नहीं की और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दूरदृष्टि की। आज यदि हम 15 करोड़ सदस्यों के वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हमने 10 लोगों से पार्टी प्रारंभ की थी, आज 15 करोड़ की। इसलिए कि हमारी दूरदृष्टि, हमारे आइडियोलॉजी बिल्कुल साफ है। हमने साफ कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, कोई छुपा के नहीं किया। हमने साफ कहा था कि धारा 370 हटाएंगे, हटाई, कोई उसमें छुपा के नहीं किया। और इसलिए हमारी स्पष्ट नीति है, स्पष्ट आइडियोलॉजी है और हमने राजनीतिक लाभ हानि की कभी चिंता नहीं की। पार्टी का नुकसान हो तो हमने चिंता नहीं की, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देश के लिए राजनीति करते हैं। और इसलिए मोदी जी ने कहा था कि फर्स्ट, देश पहले दल बाद में। तो हम उस राजनीतिक विचारधारा और उस राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो देश पहले की बात करते हैं, दल बाद की बात करते हैं। कुछ लोग इस देश के अंदर दल पहले, उनके लिए कुर्सी पहले, देश बाद में। और इसलिए देश की जनता ने उन लोगों को बहुत बोना कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि देश का अहित कोई पसंद नहीं करता, कोई बर्दाश्त भी नहीं करता। और इसलिए वो सब लोग जो सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, दल के लिए राजनीति करते हैं, आज देश के अंदर देश की जनता ने उनको संकुचित कर दिया। और मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ ज़्यादा आजकल। बंगाल में ममता जी की 100 सीट भी नहीं आएगी, आप नोट कर लीजिए। इसीलिए कि वो दल की चिंता करती हैं, कुर्सी की चिंता करती हैं, देश की चिंता नहीं करती। और देश की जनता इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगी कि देश का नुकसान हो। जो हाथरस में घटना हुई वो पुलिसकर्मी द्वारा है, जो प्रियंका गांधी जी के जूते पे हाथ लगाया गया, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, महिला कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, घटना शर्मनाक है और हमें योगी जी पर विश्वास है कि वो अपने राज्य के अंदर अपराधियों को कभी भी संरक्षण नहीं दे सकते। और हमने उनके पिछले कार्यकालों में ये देखा है कि उन्होंने जब भी कोई अपराध हुआ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। और इसलिए इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई घटना हो जाती है
तो उसमें सरकार की भूमिका क्या है, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। शासन और प्रशासन दो हिस्से होते हैं सरकार के अंदर। शासन की मंशा बहुत साफ है कि अपराधियों को नहीं छोड़ा जाए, पर प्रशासन से अगर गलती हो जाती है तो उसको भी दंडित किया जाता है, जिस प्रकार कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो सरकार की नीयत बहुत साफ है और इसलिए इस पर राजनीति नहीं करते हुए, यदि कहीं पर कुछ ऐसा लगता है कि शासन की गलती है तो राजनीति करें, पर सिर्फ शासन को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आप कुछ भी करें, मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। क्यों प्रशासन के ऊपर तो शासन का कंट्रोल नहीं है सर? खुद उमा भारती जी ने भी ये बात कही थी कि उनको मिलने क्यों नहीं दिया। नहीं, ऐसा है कि कंट्रोल नहीं होता। यदि योगी जी का कंट्रोल नहीं तो समझ लीजिए फिर दुनिया में कोई भी व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत स्ट्रिक्ट प्रशासक हैं वो, अच्छे पॉलिटिशियन हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ और जिस तरीके से कड़क निर्णय उन्होंने लिए हैं अपने राज्य में, कोई दूसरा राज्य उसका उदाहरण नहीं है। और इसलिए मोदी जी की योगी जी की प्रशासनिक क्षमता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। मतलब